दुनिया में बहुत बॉर्डर्स हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच मौजूद ये बॉर्डर अलग है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सैनिक नहीं खड़े, यहाँ दो ऐसी गवर्नमेंट्स आमने सामने खड़ी हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। छोटी सी गलती, गलत फहमी या एक गलत फैसला पूरी दुनिया को कॉन्फ्लिक्ट में धकेल सकता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये दुश्मन देश कभी दुश्मन थे ही नहीं। कुछ दशक पहले तक नॉर्थ और साउथ कोरिया नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। वहां सिर्फ एक कोरिया था, लोग एक ही भाषा बोलते थे, उनकी कल्चर एक थी, फैमिलीज एक साथ रहती थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही देश के लोग आज एक दूसरे को मिटा देना चाहते हैं? इसकी शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब अमेरिका के एक कमरे में बैठे दो लोगों ने नक्शे पर एक लाइन खींच दी। हजारों सालों तक कोरियन पेनिनसुला एक यूनिफाइड सिविलाइजेशन रहा। अलग अलग डायनेस्टीज जरूर आईं, लेकिन कोरियन आइडेंटिटी लगातार बनी रही। 14वीं सेंचुरी के आखिर में जोसॉन डायनेस्टी सत्ता में आई, जिसने लगभग 500 साल तक कोरिया पर शासन किया। इसी दौरान कोरियन भाषा, ट्रेडिशंस और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हुई। कन्फ्यूशियन फिलॉसफी सोसाइटी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। लेकिन 19वीं सेंचुरी के अंत तक ईस्ट एशिया तेजी से बदल रहा था। जापान इंडस्ट्रियलाइज हो चुका था और अब वह खुद को एक मेजर इंपीरियल पावर के रूप में देख रहा था। चीन कमजोर पड़ रहा था, रूस ईस्ट एशिया में इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था और कोरिया इन शक्तियों के बीच फंस गया था। 1910 में जापान ने ऑफिशियली कोरिया को एनेक्स कर लिया, यानी कोरिया अब जापानी एम्पायर का हिस्सा बन चुका था। अगले 35 साल कोरियन हिस्ट्री के सबसे कठिन पीरियड्स में गिने जाते हैं। जापान ने कोरिया में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए, इंडस्ट्रीज डेवलप की और रेल नेटवर्क्स तैयार किए। लेकिन इसके पीछे उद्देश्य कोरियन डेवलपमेंट नहीं, बल्कि जापानी एम्पायर को मजबूत करना था। कोरियन कल्चर और आइडेंटिटी पर भी प्रेशर बढ़ने लगा। कई कोरियन लोगों को जापानी नेम्स अपनाने के लिए एनकरेज या फोर्स किया गया। स्कूल्स में जापानी लैंग्वेज को बढ़ावा दिया गया। मीडिया और पॉलिटिकल एक्टिविटीज हेविली कंट्रोल थी। इसी दौरान कोरियन रेजिस्टेंस मूवमेंट्स भी उभरे। कई एक्टिविस्ट्स चीन और सोवियत यूनियन भाग गए। कुछ आर्म्ड रेजिस्टेंस ग्रुप्स में शामिल हो गए और इन्हीं रेजिस्टेंस ग्रुप्स में एक नाम बाद में बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला था, किम इल सुंग। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिर चुके थे। जापान सरेंडर की तरफ बढ़ रहा था। कोरिया में लोगों को उम्मीद थी कि अब आखिरकार उनका देश आज़ाद होगा। लेकिन समस्या ये थी कि जापान के जाने के बाद कोरिया को स्टेबलाइज कौन करेगा? उसी समय सोवियत यूनियन ने नॉर्थ से कोरिया में प्रवेश किया। अमेरिका को डर था कि पूरा पेनिनसुला सोवियत इन्फ्लुएंस में जा सकता है। इसलिए अगस्त 1945 में वॉशिंगटन डीसी में 2 अमेरिकी ऑफिसर्स को कोरिया के टेम्पररी डिवीजन का प्रपोजल तैयार करने के लिए कहा गया। उन्होंने मैप देखा और 38वीं पैरेलल को डिवाइडिंग लाइन के रूप में चुना और उसी रात एक देश हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बंट गया। नॉर्थ में सोवियत सपोर्ट के साथ किम इल सुंग सत्ता में उभरे। साउथ में अमेरिकन सपोर्ट के साथ सिंगमन री गवर्नमेंट बनी। 1948 तक दोनों तरफ ऑफिशियली अलग अलग स्टेट्स एस्टैब्लिश हो चुके थे। नॉर्थ कोरिया ने खुद को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा। साउथ कोरिया ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ कोरिया बना। दोनों गवर्नमेंट्स दावा करती थीं कि वही पूरे कोरिया की लीजिटिमेट गवर्नमेंट है। बॉर्डर पर टेंशन लगातार बढ़ रही थी, छोटे क्लैशेस होने लगे थे और फिर 1950 में सिचुएशन पूरी तरह एक्सप्लोड हो गई। 25 जून 1950 की सुबह नॉर्थ कोरियन फोर्सेस ने 38वीं पैरेलल पार कर दिया। नॉर्थ कोरिया का उद्देश्य था पूरे पेनिनसुला को अपने कंट्रोल में लाना। शुरुआत में नॉर्थ कोरियन सेना तेजी से आगे बढ़ी। साउथ कोरियन मिलिट्री पूरी तरह तैयार नहीं थी। कुछ ही दिनों में सियोल नॉर्थ कोरियन कंट्रोल में चला गया, लेकिन जल्द ही यूनाइटेड नेशंस ने मिलिट्री इंटरवेंशन अप्रूव किया। अमेरिका ने इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई। फिर जनरल डगलस मैकार्थर के नेतृत्व में यूएन फोर्सेस ने काउंटर अटैक शुरू किया। कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि नॉर्थ कोरिया कोलैप्स हो सकता है, लेकिन जब
यूएन फोर्सेस चाइनीज बॉर्डर के करीब पहुंची, तब चीन युद्ध में शामिल हो गया। इसके बाद युद्ध और ज्यादा ब्रूटल हो गया। अगले 3 सालों तक लगातार लड़ाई, बॉम्बिंग और डिस्ट्रक्शन जारी रही। हिस्टोरियंस के अनुसार कोरियन वॉर में लगभग 20 से 30 लाख लोगों की मौत हुई, जिनमें बड़ी संख्या सिविलियंस की थी। कई शहर बुरी तरह तबाह हो गए, लाखों फैमिलीज परमानेंटली अलग हो गईं। आखिरकार 1953 में आर्मिस्टिस एग्रीमेंट साइन हुआ, लेकिन पीस ट्रीटी कभी साइन नहीं हुई। टेक्निकली देखा जाए तो कोरियन वॉर आज भी ऑफिशियली खत्म नहीं हुई है। वॉर के बाद कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन यानी DMZ बनाई गई। नाम से ये डीमिलिटराइज्ड लगती है, लेकिन रियलिटी में ये दुनिया की सबसे हेविली गार्डेड बॉर्डर्स में से एक है। दोनों तरफ हजारों सैनिक तैनात रहते हैं। सर्विलांस सिस्टम्स, गार्ड पोस्ट्स और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार एक्टिव रहते हैं। पिछले दशकों में यहाँ कई इंसिडेंट्स हुए हैं, बॉर्डर शूटिंग्स, इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स और मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स कोरियन पेनिनसुला को आज भी दुनिया के सबसे सेंसिटिव कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में गिनते हैं। 1950 के दशक में दोनों कोरियाज आर्थिक रूप से काफी कमजोर थे, लेकिन अगले कुछ दशकों में उनकी दिशा बिल्कुल अलग हो गई। साउथ कोरिया ने एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर फोकस किया। सैमसंग, ह्यूंडई, LG और बाद में K-पॉप तथा कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने साउथ कोरिया को ग्लोबल इन्फ्लुएंस दिया। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया ने सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी और मिलिट्री फर्स्ट पॉलिसी अपनाई। शुरुआती वर्षों में नॉर्थ कोरिया आर्थिक रूप से साउथ से पीछे नहीं था, लेकिन समय के साथ आइसोलेशन बढ़ता गया। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद सोवियत यूनियन का पतन हुआ और नॉर्थ कोरिया की आर्थिक समस्याएं और बढ़ गईं। 1990 के दशक में नॉर्थ कोरिया ने गंभीर अकाल भी देखा, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत होने का अनुमान लगाया जाता है। आज नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे क्लोज्ड देशों में गिना जाता है। 1990 के बाद नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तेजी से काम शुरू किया। नॉर्थ कोरियन लीडरशिप का तर्क था कि न्यूक्लियर वेपन्स उनकी सिक्योरिटी गारंटी है। वर्षों के सैंक्शंस, नेगोशिएशंस और डिप्लोमेटिक मीटिंग्स के बावजूद नॉर्थ कोरिया ने कई न्यूक्लियर टेस्ट किए। आज एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास ऑपरेशनल न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी मौजूद है। इसी वजह से कोरियन पेनिनसुला सिर्फ रीजनल इश्यू नहीं रहा, इसमें अमेरिका, चीन, जापान और रूस जैसे देशों के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स भी जुड़े हुए हैं। लेकिन जियोपॉलिटिक्स, मिसाइल्स और मिलिट्री टेंशन्स के बीच एक मानवीय ट्रेजेडी आज भी मौजूद है। कोरियन वॉर के दौरान अलग हुई कई फैमिलीज दोबारा कभी नहीं मिल पाई। कुछ लिमिटेड फैमिली रियूनियंस जरूर हुए, लेकिन लाखों लोग अपने रिश्तेदारों से हमेशा के लिए कट गए। आज भी ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं जो अपने भाई, बहन या पेरेंट्स की पुरानी तस्वीरें संभाल कर रखते हैं। उन्हें अब भी उम्मीद है कि शायद एक दिन कोरिया फिर से जुड़ सके। लेकिन फिलहाल कोरियन पेनिनसुला दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल डिविजन्स में से एक बना हुआ है, और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि एक देश जो कभी एक था, आज दुनिया के सबसे डेंजरस डिविजन्स में बदल चुका है। लेकिन कोरिया की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बॉर्डर के उस पार नॉर्थ कोरिया के अंदर एक ऐसी दुनिया मौजूद है जिसके बारे में बाहर की दुनिया बहुत कम जानती है। एक ऐसी तानाशाही जहां लोगों की जिंदगी पर सरकार का पूरा नियंत्रण है। अगले भाग में हम जानेंगे नॉर्थ कोरिया के अंदर की उस हिडन रियलिटी के बारे में, जिनकी गवाही देने वाले कई लोग आज भी डर के साए में जी रहे हैं। और वहां होने वाली कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में जानकर शायद आप भी सन्न रह जाएं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि अगले पार्ट की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।